Hello students, welcome all. Today we shall discuss about Vaucheria. It is a member of Xanthophyceae class. It is also called yellow green alga, included in Vaucheriaceae family. Next, the systematic position of Vaucheria. Vaucheria has been placed by Smith in Xanthophyceae class and Heterosiphoneal order and family Vaucheriaceae, while Frisch has placed this alga in Chlorophyceae order Siphoneals previously, but later on Smith has placed in Xanthophyceae because of several reasons. Number one, yellowish green chromatophores containing chlorophyll A, beta carotene xanthophyll excessively, मीन्स यहाँ पर जो क्रोमेटोफोर्स रहेंगे दे आर येलो ग्रीन कलर के रहेंगे. Chlorophyll B is not found and having only chlorophyll A and beta carotene and xanthophyll. Then presence of chlorophyll E in zoospore also. Starch is not found and the reserve food material is leucocene and in form of oil drops, मतलब तेल की बूंद के रूप में और ल्यूकोसिन भोज्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है. Then chlorophyll is not found and pyrenides are also absent. Pyrenide भी यहाँ नहीं होगा. Then most important point is that members of Siphoneals order having siphonin and siphonoxanthine, but in this case siphonin and siphonoxanthine is not found. That's why it has been placed under Heterosiphoneals order. जबकि फ्रिश ने इनको साइफोनियल्स ऑर्डर में रखा था, जहाँ पर कि दो विशेष प्रकार के पिगमेंट उनके मेंबर में पाए जाते थे. दे आर कॉल्ड साइफोनिन एंड साइफोनोजेंथिन. उसी प्रकार से जो लाइफ साइकिल है यहाँ पर हेप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल है, जबकि साइफोनियल्स ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं उनमें डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है. फ्लैजिलेशन की बात यहाँ करें तो एंथ्रोजॉइड जो रहेंगे दे आर बाई फ्लैजिलेटेड, किडनी शेप्ड, लेटरली इंसर्टेड फ्लैजिला रहेंगे, वन विप्लेस टाइप का एंड वन टेंसल टाइप का, जो कि अनइक्वल टाइप के रहेंगे. तो इस प्रकार से इन सब कारणों से स्मिथ ने इनको क्लोरोफाइसी से हटाकर जेंथोफाइसी में इंक्लूड किया और ऑर्डर को भी हेट्रोसाइफोनियल्स के नाम से बताया. देन यहाँ पर जो थैलस का नेचर है, थैलस ब्रांच रहेगा, नॉन सेप्टेट रहेगा एंड मल्टी न्यूक्लिएट है, जो ऐसा लगता है विच एपियर्स लाइक सिंगल लार्ज सेल के समान दिखाई देता है. बट वाउचेरिया कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल सेल, मतलब वाउचेरिया को आप सिंगल सेल नहीं मान सकते. देन कम टू ग्रोथ, यहाँ पर एपिकल होगी. देखिए ये आपको वाउचेरिया दिखाया जा रहा है जिसमें ब्रांच है, ये देखिए, ठीक है, और लुक्स लाइक ए सिंगल सेल बट इट इज़ नॉट सिंगल सेल, और नॉन सेप्टेड है, मल्टी न्यूक्लिएट है ये. और यहाँ पर पेरीफेरी की तरफ आपको क्रोमेटोफोर मिलेंगे और थोड़ा सा अंदर की ओर मिलेंगे आपको न्यूक्लियस. बीचों बीच ब्रांच के, क्योंकि सिलेंड्रिकल ब्रांच है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये आपका सेंट्रल वैक्यूल, जो कि इस प्रकार से लंबी दिखाई दे रही है. तो इस प्रकार से ब्रांच फिलामेंटस बॉडी दिखाई दे रही है, जो कि हेप्ट्रॉन के द्वारा सबस्टेटम से अटैच्ड है. ये राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड हेप्ट्रॉन हैविंग नो क्लोरोफिल. इन भागों में क्लोरोफिल होगा बट इस पार्ट में क्लोरोफिल नहीं होगा, तो ये जमीन से इसको, सबस्टेटम से इसको फिक्स करने का काम करता है. देन कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फ्रेश वाटर एल्गा एंड आल्सो फाउंड ऑन मॉइस्ट सॉइल, मतलब ये नम युक्त भूमि में पाए जाएंगे. दे फॉर्म डार्क ग्रीन मेट, मतलब वहाँ पर एक प्रकार से गहरे हरे रंग की पट्टी बनेगी, चटाई टाइप की, और इस प्रकार से सघन रहेंगे वहाँ पर. जनरल स्ट्रक्चर देखें तो थैलस फिलामेंटस मैंने पहले ही बताया. फिलामेंट्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच ट्यूबुलर है, इरेक्ट एंड सिनोसिटिक. बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं. थैलस फिलामेंटस है, फिलामेंट बेलनाकार हैं, शाखित हैं, ट्यूबुलर हैं, सीधे हैं, और सिनोसिटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएट नॉन सेप्टेड. इसको क्लियर कर लीजिए. फिलामेंट्स जो हैं दे आर अटैच्ड टू द सबस्टेटम बाय हेप्ट्रॉन, मैंने पहले बताया. हेप्ट्रॉन जो है दैट इज कलरलेस, ब्रांच राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल राइजोइड के समान है पर राइजोइड नहीं है ये. एंड फिलामेंट इंक्रीजेज इन लेंथ
फिलामेंट की हाइट बढ़ती है बाई एपिकल ग्रोथ, और क्रॉस वाल्स जो होते हैं दे आर अपसाइड। इट इज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। देन कम टू सेल स्ट्रक्चर। सेल वॉल जो रहेगी सराउंडेड बाई सेल वॉल जो थिन रहेगी, और यहाँ पर दो लेयर रहेंगी। आउटर लेयर जो रहेगी वो पेक्टोज सब्सटेंस की बनी रहेगी, जबकि इनर लेयर जो रहेगी वो सेलुलोज की बनी रहेगी। मतलब यहाँ पर सेल वॉल 2 लेयर्ड है, आउटर कंपोज्ड ऑफ पेक्टिक सब्सटेंस एंड इनर इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज या सेलुलोजिक। फिलामेंट जो रहेंगे दे आर सिनोसिटिक। सेप्टा एब्सेंट रहेगा बिटवीन द सेल्स, यहाँ पर सेप्टा नहीं है। सेप्टा इज ओनली प्रेजेंट एट द बेस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जहाँ पर भी प्रजनन स्ट्रक्चर बनेंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेंगे, वहाँ पर सेप्टा बनेगा। द सेल हैज़ पेरीफेयर लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म जो है वो पेरीफेरी में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म सराउंड्स ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एंड वैक्यूल जो रहेगी दैट इज फिल्ड विथ सेल शेप के द्वारा भरी रहेगी। मेनी स्मॉल न्यूक्लियर इम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। बहुत सारे यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन रहेगी। साइटोप्लाज्म में डिस्क्वायड क्लोरोप्लास्ट रहेंगे छोटे छोटे, एंड दे आर स्मॉल ओवल सर्कुलर और एलिप्टिकल रहेंगे। पिगमेंट्स की बात कर लें तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल्स इसमें पिगमेंटेशन रहेगा, बट देयर आर नो क्लोरोफिल बी। जेंथोफिल्स आर डोमिनेंट पिगमेंट। यहाँ पर प्रभावी जो पिगमेंट रहेंगे दे आर जेंथोफिल्स। दैट्स वाई द कलर विल बी येलो ग्रीन कलर रहेगा थैलस का। पाइरियाइड्स यहाँ पर एब्सेंट रहेंगे, और रिजर्व फूड मटेरियल जो रहेगा दैट विल बी ऑयल ड्रॉप्स। तेल की बूंदों के रूप में फूड मटेरियल पाया जाएगा। स्टार्च यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से डायग्राम देखिए, क्लियर समझ में आ जाएगा। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, डिस्क टाइप के क्लोरोप्लास्ट छोटे छोटे, सेंट्रल वैक्यूल दिखाई दे रही है लार्ज, और ऑयल ड्रॉप्स यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में है। सेल वॉल आउटर आपको पैक्टिक सब्सटेंस की बताना है, इनर सेलुलोजिक सब्सटेंस की बताना है। तो इस प्रकार से ये, और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है ये पूरा का पूरा पेरीफेरी की ओर है, और सेंट्रल में लार्ज वैक्यूल है। इस प्रकार से ये इसका पार्ट का स्ट्रक्चर है। अब आइए रिप्रोडक्शन की बात करें। तो रिप्रोडक्शन वैसे तो 3 प्रकार का बताया जाता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में होता क्या है कि जो फिलामेंट हैं, जो ब्रांच फिलामेंट हैं, वो एक्सीडेंटली ब्रेकअप हो जाता है उनमें, और प्रत्येक जो ब्रांच है वो अलग अलग होने के बाद उनमें अद्भुत क्षमता रहती है और नया वाउचेरिया का प्लांट बना सकते। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से है, तो एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया मान लो टुकड़े में, तो ये भाग अलग हो गया, सब भाग फिर से ना एक एक वाउचेरिया बना देंगे। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल बाय मीन्स ऑफ जूस्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर्स जो रहेंगे दे विल प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजिया या स्पोरेंजिया कहिए। तो यहाँ पर जो टिप रहेगी फिलामेंट की वो इनलार्ज हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद इस सेप्टम के द्वारा रेस्ट ऑफ दी थैलस से अलग दिखाई देगी, मतलब जुड़ी रहेगी, बट सेप्टम इज देयर। और यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस वगैरह, साइटोप्लाज्म वगैरह कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सेप्टम के द्वारा सेपरेट्स हो गई द टिप फ्रॉम द फिलामेंट, और इसका जो प्रोटोप्लास्ट है ये अपने आप को इसकी सेल वॉल से अलग कर लेगा, स्पोरेंजियम की वॉल से अपने आप को अलग कर लेगा। और इस प्रकार से प्रोटोप्लास्ट में कंटैक्ट हुआ, संकुचन हुआ, और अल्टीमेटली ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड मेनी फ्लैजेला डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ जूस्पोर। जूस्पोर के सरफेस से बहुत सारे फ्लैजेला निकलेंगे, दैट्स वाई इट इज मल्टी फ्लैजिलेटेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड जूस्पोर बन जाएगा। और ये जो फ्लैजेला निकलेंगे वो प्रत्येक न्यूक्लियस से, जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है तो इससे 2 फ्लैजेला निकलेंगे, ध्यान रहे। द सेंटर ऑफ जूस्पोर इज ऑक्यूपाइड बाई ए वैक्यूल। पूरा का पूरा जैसे ये जूस्पोर है तो इस प्रकार से मल्टीफ्लैजिलेटेड है, यहाँ पर ऑक्यूपाइड बाई वैक्यूल। और ये जूस्पोर बनने के बाद एक पोर के द्वारा, पोर के माध्यम से बाहर आ जाएगा, और आने के बाद ये सरफेस में सेटल्स होगा एंड अंडर गोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट के लिए चला जाएगा। देखिए ये इस प्रकार से ध्यान से देखिए यहाँ पर किस प्रकार से स्पोरेंजिया बन रही है और सेप्टम
के द्वारा अलग हो रही है। बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए। और होता क्या है इसमें, सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस अंदर की ओर थे और क्रोमेटोफोर्स बाहर की ओर थे नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर ये क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो अंदर की ओर चले जाएंगे और न्यूक्लियस बाहर आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर इनमें ओरिएंटेशन होता है और बाहर न्यूक्लियस आने के बाद प्रत्येक न्यूक्लियस से 2 फ्लैजेला निकलता है। ये देखिए इस प्रकार से ये न्यूक्लियस यहाँ पर पेरीफेरी में आ गए हैं और यहाँ से फिर प्रत्येक न्यूक्लियस से 2 फ्लैजेला निकला और दोनों ही अनइक्वल टाइप का है इस प्रकार से। तो ये मल्टी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बना और बीच में आपको सेंट्रल में एक वैक्यूल दिखाई दे रही है और क्रोमेटोफोर्स अंदर की ओर चले गए हैं इस प्रकार से। तो और ये इस प्रकार से ये जूस्पोर दिखाई दे रहा है। इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर एंड इट इज़ डीप ग्रीन इन कलर एंड विदाउट सेल वाल नहीं रहेगी और ये नेकेड टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हुआ ये है कि प्रोटोप्लाज्मिक फेलर के कारण ये जो मल्टी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बना मल्टी न्यूक्लिएटेड, वो नहीं तो होता क्या कि ये बहुत सारे यूनी न्यूक्लिएटेड बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर में कन्वर्ट हो सकता था, पर चूंकि यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो पाया, फेलर हो गया, वो फेल हो गया, जिसके चलते यहाँ पर आपको सिंगल बड़ा सा मल्टी फ्लैजिलेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड जूस्पोर बनते हुए दिखाई दिया, जो कि यहाँ पोर से बाहर निकल रहा है और बाहर निकलने के बाद ये वॉल सेक्रेट करेगा एंड फिर उसके बाद ये जर्मिनेट करेगा, फिलामेंट्स निकलेंगे इससे और इस प्रकार से ये नया वाउचेरिया तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से सिंगल जूस्पोर बन रहा है और बाहर निकलने के बाद जूस्पोर लॉस्ट करता है फ्लैजिला, विड्रा कर लेगा एंड नाउ जूस्पोर सीक्रेट है थिक वॉल, बाहर आने के बाद चारों तरफ थिक वॉल जनरेट करेगा और उसके बाद 2 या 2 से अधिक जर्म ट्यूब बनेंगी और उसके बाद वो जर्म ट्यूब नए फिलामेंट बनाएंगी, जिसमें से एक ट्यूब हेप्ट्रॉन बनाएगी जो सबस्ट्रेटम से उसको फिक्स करने का काम करेगी। तो कुल मिला के यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो है मल्टी फ्लैजिलेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड जूस्पोर का बनना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिन जूस्पोर और यू कैन से कंपाउंड जूस्पोर, इसको कंपाउंड जूस्पोर भी कहा गया है। और ये कंपाउंड जूस्पोर इसीलिए बना है कि यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज में फेलर हो गया है, मतलब प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज नहीं हो पाया। इसके बाद जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तब उस समय यहाँ पर जूस्पोर बनना नामुमकिन हो जाता है और उसके बाद फिर यहाँ पर एक नया स्पोर बनेगा, दैट विल बी नॉन मोटाइल स्पोर्स। इट इज़ कॉल्ड एप्लेनो स्पोर। एप्लेनो का मतलब ही होता है जो प्लेनेटिक नहीं रहेगा और ये जनरली टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाया जाता है, ये बनता है। और जिस स्पोरेंजियम बनेगा उसको बोलेंगे एप्लेनोस्पोरेंजिया, मीन्स दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन एप्लेनोस्पोरेंजिया एट द टिप ऑफ शॉर्ट लेटरल ब्रांचेज, जो शॉर्ट लेटरल ब्रांचेज हैं उनमें बनेगा ये। और यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट जो रहेगा स्पोरेंजियम का, इट इज चेंज इनटू एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल है और ये स्पोरेंजियम की वॉल को रप्चर करता हुआ बाहर आ जाएगा और ये डेवलप करता है इनटू न्यू प्लांट बाय 2 वे, 2 तरीके से ये डेवलप करेगा। तो नंबर 1 ये देखिए कि एप्लेनोस्पोर यहाँ बन रहा है एप्लेनोस्पोरेंजियम के अंदर और ये डायरेक्ट एस्केप कर रहा है बाहर की ओर और बाहर निकलने के बाद ये जर्मिनेट कर रहा है और इस प्रकार से नया वाउचेरिया बनाता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये हो सकता है कि एप्लेनोस्पोर बनने के पहले ही उसमें डिवीजन हो जाएगा और सेवरल थिक वॉल्ड एकाइनिट्स बन जाएंगे। इस प्रकार से देखिए सेवरल पीसेज हो गए फिलामेंट्स में इस प्रकार से और ये सभी सराउंड हो गए थिक वॉल के द्वारा। दीज आर कॉल्ड एकाइनिट्स और हिप्नोस्पोर, इसको एकाइनिट्स और हिप्नोस्पोर्स कहा जाएगा। और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है एक एल्गा जैसे दिखता है जिसका नाम है गोंग्रोसाइरा। तो ये गोंग्रोसाइरा स्टेज कहलाता है। कई बार हायर एग्जाम में गोंग्रोसाइरा पूछा जाता है तो आपको बताना है कि गोंग्रोसाइरा मतलब ये पूरा का पूरा जो एप्लेनोस्पोर रेंजियम के अंदर एप्लेनोस्पोर बन रहा था उसमें और डेसिकेशन के समय या बहुत टेम्परेचर लो होने के कारण इसके पीसेज हो गए और सभी पीसेज थिक वॉल के द्वारा सराउंड हो रहे हैं और ये सिस्ट
बन रही है एक प्रकार से, और इस प्रकार से एकाइनेट्स या हिप्नोस्पोर तैयार हो गया, जो कि बाद में इससे कंटेंट्स लिबरेट होंगे और अमीबाइड मूवमेंट करते हुए ये जर्मिनेट करेंगे और सिस्ट बना लेंगे। इस प्रकार से ये जर्मिनेशन होगा सिस्ट का, और फिर नया वाउचेरिया बनेगा। तो लिखना क्या है इसमें, इसको ध्यान से देखिए कि एक तो हमने देखा डायरेक्ट जर्मिनेशन हो रहा था, एप्लेनोस्पोर जर्मिनेट कर रहा था इनटू न्यू प्लांट डायरेक्टली। दूसरा ये है कि यदि एक्सट्रीम डेसिकेटिंग कंडीशन रहेंगी या लो टेम्परेचर रहेगा कहिए, तो थिन वॉल जो था स्ट्रक्चर वो डिवाइड होता है इनटू मेनी पार्ट्स, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एप्लेनोस्पोर का कंटेंट, और प्रत्येक पार्ट डेवलप करेगा हिप्नोस्पोर या सिस्ट। दिस स्टेज ऑफ वाउचेरिया इज कॉल्ड गोंग्रोसाइरा स्टेज, रिजेंबल दी एल्गा गोंग्रोसाइरा, और इसके चलते इसको स्टेज को क्या कहा गया, गोंग्रोसाइरा स्टेज। सिस्ट जो है दैट विल बी रप्चर इन फेवरेबल कंडीशन, जैसे प्रतिकूल स्थिति आएगी ये हिप्नोस्पोर या सिस्ट या एकाइनेट कह लीजिए, ये रप्चर होगा, इससे प्रोटोप्लास्ट कम आउट बाय अमीबाइड मूवमेंट, इस प्रकार से अमीबाइड मूवमेंट करता हुआ बाहर निकलेगा ये, और उसके बाद ये गोल हो जाएगा एंड जर्मिनेट इनटू, चारों तरफ से एक वॉल सिक्रेट कर लेगा, और जर्मिनेट करने के बाद नया फिलामेंट वाउचेरिया का बना लेगा। तो इस प्रकार से लिखना ये है। ये हायर क्लासेस में IAS PCS एग्ज़ाम में भी कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें हिप्नोस्पोर के बारे में वाउचेरिया का बताइए आप, या गोंग्रोसाइरा स्टेज। तो यही बताना है कि जब भी कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी, लो टेम्परेचर हो जाएगा, तो एप्लेनोस्पोर का जो कंटेंट था वो थिन वॉल में डिवाइड हो रहा है और छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे, प्रत्येक पार्ट सिस्ट के द्वारा सराउंड हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड हिप्नोस्पोर। और पूरा का पूरा स्टेज यहाँ पर एक विशेष प्रकार के एल्गा जैसा दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड गोंग्रोसाइरा स्टेज। और सिस्ट उसके बाद रप्चर होगी जब कंडीशंस विल बी फेवरेबल, प्रोटोप्लास्ट उससे बाहर आएगा अमीबाइड मूवमेंट करता हुआ, फिर स्फेरिकल हो जाएगा, उसके बाद न्यू वॉल सिक्रेट करने के बाद एक नया फिलामेंट बना लेगा, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एप्लेनोस्पोर। देन हमने बताया था पहले कि सिनजूस्पोर या कंपाउंड जूस्पोर या सिनोजूस्पोर, जो नाम दिए हैं अलग अलग, इट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक फेलर विद इन जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज या नहीं हो पाता, जिसके चलते यदि प्रोटोप्लाज्मिक क्लीवेज होता या फेलर नहीं होता तो यूनिन्यूक्लियेट बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर बनते। तो आपको लिखना यह है कि सिनजूस्पोर क्यों नहीं बनते, बिकॉज ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक फेलर विद इन जूस्पोरेंजियम टू डिवाइड इनटू यूनिन्यूक्लियेट बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर। यहाँ पर इस प्रकार से कारण बताएंगे। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इट इज़ वेरी एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ कॉल्ड oogamous टाइप। मीन्स यहाँ पर दो पार्टनर रहेंगे, एक मोटाइल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, दूसरा नॉन मोटाइल एक प्रोड्यूस करेगा, तो वाउचेरिया होमोथैलिक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रेडिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड ओगोनिया। ओगोनिया जो रहेगी दैट विल बी लार्जर इन साइज, इट में भी सेसाइल और स्टॉक, या तो वृंत होगा उसमें या फिर सेसाइल होगी, और इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेशल रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज, विशेष प्रकार की प्रजनन शाखाओं में बनेंगे। एंथ्रेडियम विल बी स्टॉक्ड, इट इज़ सिलेंड्रिकल, ट्यूबुलर एंड हुक शेप्ड, इस प्रकार से रहेगी। एंथ्रेडियम क्लब शेप्ड है, सिलेंड्रिकल है, ट्यूबुलर है, हुक शेप्ड है। और यहाँ पर डेवलपमेंट जो होगा इसका पहले होगा ओगोनियम से। एंथ्रेडियम जो है दैट इज़ क्लब शेप, मैंने पहले ही बताया, और ये 60 ब्रांच के अपेक्स में बनेंगी, मतलब जो छोटी ब्रांच रहेंगी उनके अपेक्स में ये बनती हैं। और सेप्टम जरूर बनेगा ताकि ये रिमेनिंग फिलामेंट से अपने आप को अलग कर सकें। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आप पहचान जाएंगे किस प्रकार से वो बन रही हैं। और प्रोटोप्लास्ट जो होगा एंथ्रेडियम का, इट इज़ डायरेक्टली डिवाइडेड इनटू मेनी यूनिन्यूक्लियेट पार्ट, उसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है बहुत सारे छोटे छोटे यूनिन्यूक्लियेट पार्ट में बढ़ जाएगा, प्रत्येक पार्ट डेवलप करके मेटामॉर्फोसिस के द्वारा बाइफ्लैजेलेटेड, जो कि लेटरली इंसर्टेड रहेगा, उस प्रकार के एंथ्रोजॉइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और फ्लेजेला जो रहेंगे दे आर ऑफ अनइक्वल साइज, बराबर नहीं रहेंगे, दे आर लेटरली इंसर्टेड एंड पॉइंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर रहेगा इस प्रकार से। एंड एपिकल पोर इज डेवलप एट द टिप ऑफ एंथ्रेडियम, एंथ्रेडियम के टिप में एक एपिकल पोर बनेगी जिसके बाद ये बाहर आ जाएंगे, इस प्रकार से देखिए ये सब एंथ्रोजॉइड्स
बाहर आ गए। साथ में देखिए इसके बिल्कुल नज़दीक ही एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम, ए स्मॉल मास ऑफ कलरलेस मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेटेड इन द थैलस। मतलब जैसे ये मान लो एंथ्रेडियम बने, जिसके पास ही इस प्रकार से यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर आउटग्रोथ बनेगा, स्मॉल मास ऑफ कलरलेस, मतलब बहुत थोड़ा से मास का कलरलेस मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, एक्यूमुलेटेड होगा साइटोप्लाज्म। इसको बोलते हैं वांडर प्लाज्म, इट इज़ कॉल्ड वांडर प्लाज्म। तो कभी कभी पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट वांडर प्लाज्म, तो बताना होगा कलरलेस मास ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब विदाउट क्लोरोफिल मास कलेक्ट होता है प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का, कहाँ पर, ठीक एंथ्रेडियम के पास, और वो कलरलेस रहेगा पर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये जो कलरलेस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म का बना हुआ, इट इज़ कॉल्ड वांडर प्लाज्म। ये डेवलपमेंट के समय सबसे पहले बनता है। और वांडर प्लाज्म मूव करता है इन द एपिकल पार्ट ऑफ द ओगोनियम, इस प्रकार से बनेगा। तो थोड़ा सा मूव करेगा, तो यहाँ पर मूव करे तो धीरे धीरे ये इस प्रकार से ग्लोबोज शेप की आउटग्रोथ दिखाई देगी, ये कहलाएगी ओगोनियम। अब ओगोनियम स्टाक्ड भी हो सकती है और विदाउट स्टाक भी सेसाइल भी हो सकती है। तो इस प्रकार से वांडर प्लाज्म के बाद, वांडर प्लाज्म वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो शुरुआत कर रहा है। ओगोनियम जो रहेगी हमेशा एंथ्रेडियम के नज़दीक बन रही, देखिए। और डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम स्टार्ट्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम, बाद में बनता है, ये शुरुआत होती है बाद में। ओगोनियम जो है 60 लेटरल ब्रांचेस के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, बिल्कुल जो नज़दीक में रहेगी इसके एंथ्रेडियम के। और इस प्रकार से बल्ज इज प्रोड्यूस इन द फिलामेंट, थोड़ा सा उसमें बल्जिंग होगी। लार्ज मास ऑफ साइटोप्लाज्म विथ मेनी न्यूक्लियाई एंड क्लोरोप्लास्ट मूव इनटू इट, बहुत सारे इस प्रकार से बल्जिंग होगी तो बहुत सारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएंगे, साइटोप्लाज्म, और साथ में आपका क्लोरोप्लास्ट भी मूव करेगा। सेप्टम के द्वारा ये अपने आप को अलग कर लेगी रेस्ट ऑफ दी थैलस से, और इस प्रकार से स्वेल अप करने के बाद ग्लोबोज हो जाएगी, ग्लोबोज हो जाएगी देखिए, और एक यहाँ पर बीक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब जब एंथ्रोजाइड जैसे मैच्योर हो जाएंगे तो ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे, कहाँ, ओगोनियम के, आपके ओगोनियम का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर ये बीक लाइक स्ट्रक्चर में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पहुँच जाते हैं, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट, अब ओगोनियम मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर थी जो कि अब सिंगल एग में बदलना है उसको। सिंगल एग में बदलने के लिए क्या होगा, ओगोनियम चेंज इनटू सिंगल एग ऑफ oosphere। तो इस प्रकार से देखेंगे ओगोनियम के अंदर जो बहुत सारे न्यूक्लियस थे, ऑल विल बी डीजनरेटेड, ओनली वन विल बी फंक्शनल एज ए एग, सिंगल एग, या oosphere बोलते हैं। एग को हमेशा ध्यान रखना oosphere कहा जाता है, सिंगल एग बनेगा। और ऑल अदर न्यूक्लियर आर डीजनरेटेड, ए पोर इज प्रोड्यूस इन द वॉल ऑफ ओगोनियम, यहाँ पर एक पोर बनता है। देन मेनी एंथ्रोजॉइड एंटर इनटू ओगोनियम, ओगोनियम में देखिए सारे बहुत सारे एंटर कर जाएंगे पोर के माध्यम से, लेकिन ओनली वन विल बी यूज्ड एज ए मेल न्यूक्लियस फॉर द फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ओनली वन विल बी फ्यूजेज विद द oosphere एंड द साइज ऑफ मेल न्यूक्लियस इंक्रीजेज बिफोर फ्यूजन, मतलब फ्यूजन के पहले इसकी साइज बढ़ने लगेगी, और जाइगोट बनने के बाद n+n जाइगोट बन जाएगा, थिक वॉल के द्वारा सराउंड हो जाएगा। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड oospore। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन एग इज कॉल्ड oosphere, लेकिन इसके बाद क्या कहला रहा है, oospore कहला रहा है, ध्यान रहे। उसके बाद जर्मिनेशन होगा oospore का, रेस्टिंग पीरियड होगी थोड़ी सी, और उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने के बाद ये जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद नया फिलामेंट डायरेक्ट बनाएगा। लेकिन ध्यान रहे फर्स्ट डिवीजन हमेशा जो होगा दैट विल बी रिडक्शन डिवीजन, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके चलते डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है वो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। क्योंकि वाउचेरिया क्या है, हैप्लॉयड टाइप का है। देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, दो पार्टनर निकल रहे हैं, एक एंथ्रेडियल है, एक वांडर प्लाज्म है। ये एंथ्रेडियम डेवलप करके बना रहा है, सेप्टा के द्वारा अलग हो रहा है, और इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये दोनों क्लोज हो रहे हैं, यंग ओगोनियम बन रही है।
इसके बाद मैच्योर ओगोनियम बन रही है। फिर ये देखिए एंथ्रोजॉइड्स यहाँ पर बाइफ्लैजेलेटेड दिखाई दे रहे हैं, और इस प्रकार से ये इस प्रकार से ये देखिए ये बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन क्लियर देख लीजिए, मेल न्यूक्लियस, ये मेल न्यूक्लियस और ये आपका फीमेल न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो रहे हैं, और फ्यूज होने के बाद जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट फिर सराउंडेड बाय थिक वॉल वो स्पोर बन गया, और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये जर्मिनेट करके फिलामेंट बना रहे हैं इस प्रकार से। ये देखिए डिप्लॉयड न्यूक्लियस, और ध्यान रहे कि फर्स्ट डिवीजन विल बी रिडक्शन डिवीजन, जिससे 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनेंगे। बाद में फिर मल्टी न्यूक्लियट हो जाएगा माइटोटिक, इसके बाद माइटोटिक डिवीजन होगा, फर्स्ट रिडक्शन या मियोसिस, देन इसके बाद माइटोटिक डिवीजन होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे और मल्टी न्यूक्लियट स्ट्रक्चर बनेगा, ब्रांच होगा फिर ये, और इस प्रकार से नया वाउथेरिया तैयार हो जाएगा। ये इस प्रकार से अब देखिए लाइफ साइकिल में भी वही है, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो प्लांट है वो आपका असेक्सुअल साइकिल कर रहा है, जू स्पोर वगैरह बन रहा है, जू स्पोर फिर रेस्ट करके फिर से यंग फिलामेंट बना रहा है, फिर जू स्पोर इस प्रकार से बनते हुए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया है, एंथ्रोजॉइड्स और आपका ये ओगोनियम और एंथ्रेडियम डेवलप करने के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ और वो स्पोर बनेगा, फिर वो स्पोर जर्मिनेट करने के बाद पहले मियोसिस डिवीजन होगा, फिर यंग फिलामेंट बनेगा और फिर उसके बाद फिलामेंट बनेगा। तो इस प्रकार से कुल मिला के लाइफ साइकिल यहाँ पर हैप्लॉन्टिक टाइप की है, बिकॉज कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक पूरे सभी हैप्लॉयड, केवल ये वाला जो पार्ट है दैट विल बी डिप्लॉयड, बाकी रेस्ट ऑफ द फेज जो है वो हैप्लॉयड दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर हैप्लॉयड फेज की प्रधानता है, दैट्स वाई द लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक टाइप। यहाँ पर और क्लियर पता चल जाता है रेखा चित्र में, ग्राफिक लाइफ साइकिल है ये। इसमें देखिए कि वाउचेरिया हैप्लॉयड है, ये प्रोड्यूस कर रहा है काइनिड्स, एप्लानोस्पोर, जूस्पोर्स, ये फिर से वाउचेरिया बन रहा है, सब हैप्लॉयड हैं, ये भी हैप्लॉयड हैं सभी, तो ये असेक्सुअल में तो कोई बात ही नहीं है। जबकि वाउचेरिया जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो दोनों पार्टनर हैप्लॉयड हैं, उससे प्रोड्यूस करने वाले एंथ्रोजॉइड्स और एग हैप्लॉयड हैं, लेकिन जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है या oospore बनता है, दैट विल बी डिप्लॉयड। उसके बाद जब इसका रिडक्शन डिवीजन होगा तब फिर वाउचेरिया बनेगा। मीन्स इतना जो भाग है दैट इज डिप्लॉयड फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द भाग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैप्लॉन्टिक टाइप को या हैप्लॉयड फेज को। इस प्रकार से जब लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड फेज की प्रधानता रहेगी तो उसको बोलेंगे हैप्लॉन्टिक टाइप, और डिप्लॉयड फेज बहुत ही शार्ट समय के लिए है जो कि oospore के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने वाउचेरिया में जो इम्पोर्टेंट बात देखी, एक तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की बात हमने की, दूसरा इसमें कुछ विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर जैसे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टीफ्लैजेलेटेड oospore का पाया जाना, उसके बाद यहाँ पर हिप्नोस्पोर्स और जो गोंग्रोसाइरास्टीज है वो भी इम्पोर्टेंट है, वांडरप्लाज्म का पाया जाना, तमाम जो खूबियाँ हैं ये वाउचेरिया में दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ इसका जो थैलस है, ऐसा लगता है कि ये यूनिसेलुलर को ट्रीट किया जाए, लेकिन नहीं, ये मल्टी सेलुलर में ही आएगा, हालांकि ये नॉन सेप्टेड है बट इसमें ब्रांच वगैरह है। तो कुल मिला के ये अपने आप को साइफोनियस हैबिट में दर्शा रहा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और कुल मिला के बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गा है। तो आज के लिए इतना ही, से बाद में देखेंगे। ओके।